विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10th के हैं। इसके पहले हम लोगों ने मैथ मतलब गणित और हिंदी, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग सॉल्व जो कर रहे हैं वो सेट नंबर फर्स्ट है, सेट नंबर सेकेंड है। इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर जो फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करके देख सकते हैं। सेट फर्स्ट में मैंने आपको उसका इंस्ट्रक्शन बताया था कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से आपको कितने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने प्रश्न आते हैं, उसके कितने मार्क्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा है सेट नंबर फर्स्ट में। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 817 FI पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो सेट नंबर फर्स्ट था वो FH सेट का नाम था। ठीक है, इस पूरे पेपर का विस्तार से हम लोग हल देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका पेपर है। यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है सेट नंबर फर्स्ट में। इसके लिए आप जाके देख सकते हैं सेट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इस क्या होगा कि अगर यदि मैं हर एक सेट में इसको बताता चलूंगा तो लगभग 15 मिनट ऐसे ही जाएगा। तो हम लोगों के पास टाइम कम है और उसी के अनुसार हम लोगों को काम करना है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए पार्ट ए में आपको क्या पूछा जाएगा। आपको पता है कि पार्ट ए में आपको 20 MCQ पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? तो आप कहेंगे 20 MCQ पूछे जाते हैं। ये 20 MCQ 20 प्रश्न जो है एक एक नंबर का होता है, मतलब 20 नंबर का हो जाएगा। ये आपका जो OMR सीट होता है, इसमें 4 आपके ऑप्शन होते हैं, इसमें फिल करना होता है। इस तरीके से एक एक प्रश्न को हम लोग बिल्कुल विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे मिला है। जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन जरूर मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3, तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ही सॉल्व करना है। और उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए जो नीचे दिया गया है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और उसके बाद ये जो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। चलिए, सबसे पहले आपको मैंने सेट नंबर फर्स्ट में ही बताया था, और 2025 में भी जितने पेपर को सॉल्व कराया गया, 2024 में जितने पेपर को सॉल्व कराया गया, हर एक वर्ष 7 सेट आते हैं और सातों सेट को हमने सॉल्व कराया है। 2025 के भी, 2024 के भी। तो 2026 की बारी है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वाज द बॉयज फेवरेट गेम इन द मैंगो ग्रोव। अब आपको यहाँ पर जाना है पैसेज में और ढूंढना है इस सभी वर्ड्स को। पहले ही लाइन लिखा है, इन द मैंगो सीजन वी यूज टू प्ले इन द मैंगो ग्रोव। हम लोग जो है जब मैंगो सीजन आता था तो हम लोग मैंगो ग्रोव में खेला करते थे। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि हम लोग क्या करते थे, क्या खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे कि स्टीलिंग मैंगोज, आम चुराना खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, है ना, लुका छिपी कहते हैं हाइड एंड सीक को। और उसके बाद ये आपका क्लाइंबिंग ट्रीज फॉर फन, मजे के लिए पेड़ पर चढ़ते थे। तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चलेगा आगे। आवर फेवरेट गेम वाज टू, देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि आवर फेवरेट गेम वाज टू, हमारा जो फेवरेट गेम था वो क्या था? टू स्टील मैंगोज, आम चुराना। तो यहाँ पर साफ साफ पता चला क्या था भाई? आम चुराना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर देखिए, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन दे वर कॉट। व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन दे वर कॉट। बच्चे क्या करते थे पकड़े जाते थे? जब पकड़े जाने का डर होता था उनके अंदर, तो क्या करते थे? वी वुड क्लाइम द ट्रीज, हम लोग पेड़ों पे चढ़ते थे, है ना। शेक द ब्रांचेस एंड क्विकली गैदर द फ्रूट्स दैट फेल। समटाइम्स हाउएवर वी वर कॉट, यहाँ पे देखिए लिखा है वी वर कॉट बाय द वॉचमैन। कभी कभी तो हम लोग वॉचमैन के द्वारा, जो आम का रखवाला था, वो हम लोगों को पकड़ लेता था। ऑन सच ओकेशन वी वुड रन अवे, और उस समय हम लोग क्या करते थे? वी वुड रन अवे इन फियर, और डर के मारे हम लोग भाग जाते थे। तो ये पूछा जा रहा है क्या करते थे हम लोग? डर के मारे भाग जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, टू दे रन अवे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि विच वर्ड मीन डेंजरस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर इस पैसेज में ढूंढना है कि डेंजरस क्या होता है, डेंजरस का मतलब क्या है। तो आप पूरे वर्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा रिस्की। रिस्की का मतलब ही होता है रिस्क लेना, डेंजर
लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे सटीक जो आंसर मिलेगा, फेवरेट का मतलब क्या होता है, हमारा जो फेवरेट होता है उसको हम फेवरेट कहते हैं, ये तो आपको पता है। क्विकली का मतलब जल्दी से होता है, मिस्चिफ मतलब। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी तीनों का मतलब यहाँ पर रिस्की से अलग है, मतलब डेंजरस से अलग है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सा चीज, अगर आप पैसेज में भी नहीं पढ़ेंगे तीनों का मतलब भी देख लेंगे तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़िए इसको पहले, हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़िए। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 to 8, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर को देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू वॉज फॉन्ड, यहाँ पर डैश रहेगा फॉन्ड, तो हमेशा याद रखना है फॉन्ड के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ठीक है, शौकीन। तो यहाँ पर प्रेम से मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, है ना, हमेशा बच्चों की छत्र छाया में रहने की कोशिश करते थे, इसलिए फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि इस सेंटेंस में संडे कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। एक चीज याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि ही सी इट दिस दैट, जितने भी आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, ही सी इट और इसके साथ आई वी यू जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं, इसके अलावा जितने भी नेम होते हैं वही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस को लिखने का सबसे पहला तरीका होता है हम उसका सब्जेक्ट लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखें और फिर मेन वर्ब लिखें। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा मेन वर्ब जरूर दिख रहा है, वो है गोज। वो क्या है, गोज। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ गोज आएगा। और ये भी ध्यान रखना है, गोज हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, तो इसमें सिंगुलर क्या है, ही है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले ही आएगा और उसके बाद गोज आएगा। क्या ऐसे और कहीं ऑप्शन में है, ऐसे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी भी नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको ऑप्शन को छाट देना है और तुरंत आपके आंसर मिल जाएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एक चीज और नोटिस कर लेंगे कि आपको लगेगा द स्टेडियम भी तो हो सकता है, द स्टेडियम गोज, तो आप देखिए द स्टेडियम गोज तो सही है, आपको लग रहा होगा सही, द स्टेडियम सिंगुलर है तो गोज सही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि स्टेडियम कहीं जाता नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ऐसे वर्ब का यूज करना होता है जो वो कार्य करे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तभी तक, अगर मैं कहूँ कि पेन पढ़ाता है, पेन थोड़ी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो जाने का काम है वो स्टेडियम थोड़ी कर रहा है, वो वह कर रहा है, ही का मतलब वह, इसलिए हम लोगों ने पहले ही रखा। तो अगर आप ऐसे भी देखते तो ही अगर आप पहले ही रख देंगे तो दो ही ऑप्शन सही थे, और ही के साथ गोज सही होता, ही के साथ स्टेडियम गलत हो जाता, ही के साथ अपने आप सही हो जाता, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग रीअरेंज, पहले जब आता था कि हम लोगों को रीअरेंज अपने से करना होता था तब समस्या होती थी, लेकिन जब से ये एमसीक्यू हो गया है तब कोई समस्या नहीं हो रही है, सिंपल से हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन को छाट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है ही इज रिच डैश ही इज नॉट अ पी। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कि वह अमीर है, पहले क्या लिखा गया है, वह अमीर है, फिर उसके बाद लिखा गया है ही इज नॉट अ पी, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अमीर हो और वह खुश नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे उसके नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और जब नेगेटिव की बात होती है तो यहाँ पे देखिए वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी बट नहीं दिया गया है। क्यों, अब ये कह सकते हैं क्या, वह अमीर है क्योंकि वह खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है तो अमीर हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं, मतलब ये बिकॉज भी गलत हो जाएगा, और वह अमीर है इसलिए वह खुश नहीं है, कोई अमीर होगा तो खुश नहीं होगा, इसलिए तो सो और देयरफॉर कट जाएगा, एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा और वो बचेगा येट, है ना। यहां पर यह कहा जाएगा कि वह अमीर है लेकिन वो अभी तक खुश नहीं है। येट का मतलब होता है फिर भी, ये इसको भी आप जानते रहिए, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी, फिर भी वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, तो आप ऐसे सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, देखिए ब्यूटीफुल में यहाँ पर गलती देता है, बी ई ए को कैसे देता है, जब इसकी गलती आती है तो बी ए ई यू टी आई एफ यू एल,
इस तरीके से गलती देता है तो ये यहीं पर आपको पकड़ना होता है। BAE नहीं होता है, BEA होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब ये सही आंसर है, मिस स्पेल्ड नहीं है, गलती नहीं है। मिस स्पेल्ड का मतलब है कौन से स्पेलिंग में गलत है। यहाँ देखिए नॉलेज, नॉलेज अभी हमने सेट नंबर फर्स्ट में ही बताया था, मैंने कहा था कि एग्जाम में आता जरूर है। तो नॉलेज में मैंने क्या बताया था कि नॉलेज में KNOW नो मतलब जानना, तो नो पहले आता है, फिर LE आता है, फिर D लिखने के बाद GE आता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉलेज हो जाता है। बात समझ में आया। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बिल्कुल मैंने यही आपको तो बताया था कि ये आप अगर आप सेट नंबर फर्स्ट देखे होंगे तो आप जरूर नोटिस किए होंगे कि मैंने साफ साफ कहा था ये एग्जाम में एक बार और आ चुका है 2026 में, उसके अलावा 2025 में भी 2 बार आया है, उसके अलावा 2024 में 1 बार आया है। तो ये सब प्रश्न इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये जितने भी ऑप्शन में रहते हैं सबके स्पेलिंग को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, इसमें गलती क्या पूछता है, अगर कभी गलती आता है तो यही पूछता, देखिए मैंने बताया भी यही था कि यहाँ पे आपको एन नहीं लगाया गया है, वास्तव में इसकी स्पेलिंग होती है ENVIO सॉरी VIRO, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन होता है तब MENT होता है, इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैसेज में आपको ये ध्यान रखना है पहले E आता है, फिर A आता है, फिर E आता है, यही गलती होता है मैसेज में। आपको पहले A आता है, फिर E आता है, सॉरी पहले E आता है, फिर A आता है, फिर E आता है। आपको मैसेज के लिए EAE का नियम याद रखना पड़ेगा। अब ये क्यों, इतना नियम थोड़ी याद रखना आपके मन में आएगा, तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि जैसे मैसेज आया तो आपके स्कूल आपके फ़ोन में भी तो मैसेज आता है, आता नहीं आता है। जब फोन में मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं, मैसेज तो वहाँ पे टुन्नू से जब घंटी बजे तो आप दिमाग में एक चीज़ रखिए, मैसेज में पहले E आता है, फिर A आता है, फिर E आता है, मतलब MESSAGE। इस तरीके से आपको वर्तनी याद करना पड़ेगा, स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ही इज शार्प माइंडेड, वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है, एंड हार्ड वर्किंग। कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड शार्प माइंडेड, कहा जा रहा है यहाँ पे जो शार्प माइंडेड है इसको आइडेंटिफाई करिए। अच्छा, एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, क्या रखेंगे कि जब भी किसी भी नाउन की क्या बताई जाए, विशेषता, नाउन की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाती है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। अच्छा, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर करते हैं, नाउन के स्थान पर ही तो प्रोनाउन यूज होता है। इसका मतलब जहां पर नाउन का यूज होगा वहां पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो नाउन की विशेषता बताएगा वो प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा, और जो नाउन या प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है ही इज शार्प माइंडेड, वो कैसा है, वो शार्प माइंडेड है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोनाउन के विषय में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, और जब विशेषता बताया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 और 10 के लिए। साफ साफ आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो कहे गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ही है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ही है, तो सिर्फ और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर ही फोकस करना है, इसके अलावा किसी और पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इमेज में जैसे ये अब मैंने यहाँ पर इमेज बना कर दिया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में कोई इमेज नहीं आता है, ना ही से कलरफुल आते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना होगा तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स में आप जाकर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं बिना किसी झिझक के। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इन पैसेज को पढ़िए, पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। तो मैंने कहा कि जब भी पैसेज आए तो पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा गया विच एक्टिविटी इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चीज है जो पैसेज में नहीं है। तो अब आप इन चारों वर्ड्स को ढूंढ लीजिए, जो इसमें नहीं मिलेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। रनिंग इन द फील्ड, आप ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए, रनिंग इन द फील्ड, यहाँ पे देखिए रन इन द फील्ड मिल गया, मतलब ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। स्विमिंग इन द, अब स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम ये भी है इसमें। राइडिंग द बुल्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इस यहाँ पे देखिए राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्विमिंग बुल्स, इसका मतलब तीनों है। प्लेइंग क्रिकेट कहीं पर भी इसके अलावा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो यही पूछा था,
ये जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है इनमें से कौन सा नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब आंसर सही हो जाएगा। बस पैसेज पढ़ने की जरूरत थी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट कंडीशन डिड द स्पीकर हैव टू फॉलो द रिमेन फ्री। कौन सा कंडीशन है जो राइटर को फ्री कर रहा था। अब देखिए यहां पर पैसेज में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। यहां पर एक वर्ड लिखा गया है आई ओबेड माई फादर, मैं मेरे पिताजी का आज्ञा का पालन करता था, एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और क्या करता था, मैं अपने जो ट्राइब थी उसकी भी बातों को मानता था, उसके रीति रिवाजों को मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ द मैन और गॉड, और जब तक मानता था तब तक कोई भी समस्या ना तो भगवान के द्वारा और ना ही ह्यूमन के द्वारा हो सकता था। इसका मतलब यह है टू अटेंड स्कूल, टू वर्क इन द फील्ड, टू प्रे एवरीवेयर, तीनों गलत हैं। और मैंने आपको इसके पहले सेट में भी बताया कि जब ये क्वेश्चन आए तो आप इनके ऑप्शंस को उठाइए और इसमें रखिए। जैसे अगर हम टू अटेंड स्कूल इसमें कहीं लिखा है क्या टू अटेंड स्कूल, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं लिखा है पूरे पैसेज में। टू वर्क इन द फील्ड कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि हम लोग खेतों में दौड़ते थे और माता जी के साथ रहते थे, स्विमिंग करते थे, बुल्स के साथ राइड करते थे। इसके प्रे एवरीवेयर एवरीडे ये भी नहीं लिखा है इसमें कहीं पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से जब तीनों ऑप्शन इसमें है ही नहीं तो बचा कौन, एक ही बचा, और ये टू ओबे हिज फादर एंड ट्राइब्स कस्टम यहाँ पे जो मैंने ग्रीन किया हुआ है वो आपको दिख भी रहा है कि हाँ ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से आपको आंसर को चूज करना है, इतना याद रखिएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्या कह रहा है, और 13 भी, 11 12 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11 12 और 13, अब ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपके लिटरेचर से हैं, रीडिंग वाले बुक से है। तो आपको अगर स्टोरी पता होगा तो आप तुरंत इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला पूछा है फॉर लेंचो, लेंचो के लिए देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम, किससे हेल्प के लिए, गॉड। जब उसके खेत सब नष्ट हो जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसके पास बस एक ही विश्वास था, एक ही लोग थे जो उसकी हेल्प कर सकते थे, और वो स्वयं कौन थे, भगवान थे। इसीलिए वो उनके नाम पर एक लेटर लिखता है। हु वॉज मिस्टर किसिंग, कौन मिस्टर किसिंग कौन थे, तो आपको पता होगा एनएच मैथ टीचर, उनके बहुत ही मैथ टीचर जो थे वही थे मिस्टर किसिंग, इनका नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है द कंडक्टर ऑफर्ड वली को कंडक्टर ने क्या ऑफर किया था, क्या दिया, तो केक दिया था। बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक की बात ही नहीं होगी, सीधे बात होगी केक की, केक दिया था उन्होंने, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग गिवन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक पोयम का छोटा सा पार्ट दिया गया है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसको आंसर करिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा इस पोयम की बात विषय में क्या है कि आप देखिए 4 लाइन के पोयम दिया है 1 2 3 4, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आप एक 4 लाइन का पोयम लिखिए। और ऐसे कंडीशन में कभी कभी क्या होता है बच्चों को याद नहीं रहता है, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में से ही छापना हो तो क्या करेंगे, तो इसका एक रूल होता है, रूल नहीं ट्रिक है, काम कर गया तो सही है, नहीं काम किया तो कोई बात नहीं। ट्रिक ये होता है, ये उस कंडीशन में करेंगे जब आपको पोयम नहीं याद होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है वो आप ऐसा पोयम लिखिए जो आपके सिलेबस से हो, और ऐसा पोयम लिखिए कि ये इस क्वेश्चन पेपर में न आया हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमको अब पोयम तो याद नहीं है, मान लीजिए पोयम नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो कॉपी चेक करने वाला टीचर रहेगा उसको धोखा देंगे, उसको ट्रिक करेंगे। उसके साथ ट्रिक क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाली लाइन कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दिया है, तो जो हम अपने कॉपी में लिखेंगे 4 3 2 1 लिख देंगे। मतलब पहले लिखेंगे ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फिर लिखेंगे तीसरी लाइन इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, फिर उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, फिर लिखेंगे आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा। इस तरीके से जब लिख देंगे तो एग्जामिनर के पास अगर सोचने समझने की शक्ति होगी तो वो तुरंत आपके ट्रिक को पकड़ जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा सा भी गलती हुआ, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय यहाँ पर ये देखेगा कि यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है कौन सा टिक लगाए हो सकता है
कि उसके पास सिर्फ ऐसा हो कि 14 का सी सही है, 15 का बी सही है। हो सकता है उसके पास ये पोयम का लिस्ट ही ना हो। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, बस एक ही काम कर सकते हैं, इसको आप उल्टा लिख दीजिए, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तो फिर से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीकर डूइंग। यहाँ पे आई सीड इनसाइड में अंदर की ओर बैठा, डोर ओपन द वरंदा, वरंदा का डोर ओपन किया, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स और लिखने लगा, एक बड़ा सा पत्र लिखने लगा, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न में कि स्पीकर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। आगे पूछा है कि व्हाट इज द स्केर्सली मेंशन इन द लेटर्स। लेटली कभी कभार क्या मेंशन किया जाएगा भाई, द डिपार्चर फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये क्या लिखा है, फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द डिपार्चर ऑफ द। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, जो साफ साफ दिख रहा है तो इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से जो दिखेगा वही आंसर होगा। इतना याद रखिएगा, जितने भी पैसे जाते हैं, जितने भी पोयम्स आते हैं, जितने भी पैसे जाते हैं, तो जो ऑप्शन दिखता है वही आंसर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 14 और 15 देखा आपने, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी, पढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑजेबल वॉज अ, ऑजेबल कौन था। तो कौन था भाई, ऑजेबल कौन था, तो आपको पता होगा ऑजेबल एक स्पाई था। ऑजेबल एक क्या था, स्पाई था। बात समझ में आया, और या आप सीक्रेट एजेंट भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट वाज द हॉरेस डेनबी प्रोफेशन। हॉरेस डेनबीज का प्रोफेशन क्या था, तो वो एक लॉक स्मिथ था। क्या था, लॉक स्मिथ था, ठीक। साइंटिस्ट, टीचर और रिपोर्टर नहीं था, एक ही ऑप्शन है। ग्रिफिन डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने क्या डिस्कवर किया था, ग्रिफिन तो गायब हो गया था, तो उसने क्या किया था, इनविजिबिलिटी। वो ग्रिफिन एक अच्छा सा साइंटिस्ट था, बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इनविजिबिलिटी को जो है डिस्कवर किया था। हु इनकरेज ए ब्राइट मोस्ट, हु इनकरेज ए ब्राइट मोस्ट, टीचर नहीं होगा यहाँ पे, जो आंसर सही होगा वो सही होगा मदर। क्या सही होगा, मदर। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, यहाँ पे जो आंसर सही है वो मदर सही हो जाए। सबसे ज्यादा जो ब्राइट को इनकरेज किया था वो उसकी माता जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये नहीं सही है, ठीक है, ये गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, तो भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 20 का। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने 20 के एमसीक्यू कर लिए, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। एक बार आप छोटा मोटा स्टोरी पढ़े रहेंगे तो काम हो जाएगा। सभी चैप्टर के स्टोरी को आप जानते रहिए, सभी पात्र के विषय में जानिए, कौन क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, इतना बस जानिए, आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट बी में। अब यहाँ पर हमारा रीडिंग सेक्शन है। मैं हर एक सेट में आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये पैसेज जो लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो 4 क्वेश्चन आपसे इससे पैसेज से पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर आपको 7 नंबर। तो 7 नंबर में से 6 नंबर आपके चुटकी में होता है। चुटकी में कैसे होता है कि आप इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए वहां से लेकर यहाँ तक आपने पहला आंसर ढूंढा, तो इसके बाद ही दूसरा आंसर स्टार्ट होगा, और जहां तक दूसरा आंसर जाएगा उसके बाद ही तीसरा आंसर स्टार्ट होगा, और जहां तक तीसरा आंसर जाएगा उसके बाद ही चौथा मिलेगा, और कभी कभी चौथा जो है आगे पीछे हो सकता है। रीजन क्या होता है, ये जो 4th नंबर है ये वर्ड मीनिंग होता है। कभी आपसे अपोजिट पूछ लेता है, कभी सिनोनिम पूछ लेता है ना। मतलब कभी कहेगा कि आप इस, जैसे यहाँ पे रिचेबल है, रिचेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन सा वर्ड है जिसका रिचेबल मतलब है। अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर लेते। इसीलिए हमने कहा 6 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। 6 नंबर इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपको यहां से पहले दूसरे और तीसरे का आंसर तुरंत मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉनसन गुटेनबर्ग इन 15th सेंचुरी वाज अ टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री। तो क्या पूछा है कि किसने सर्च किया था, किसने खोज की थी, नहीं किया था ना, बल्कि पूछा क्या है, पूछा है कि द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द
प्रिंटिंग प्रेस के पहले कैसा सिचुएशन था? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर मिलेगा एक वर्ड, द प्रिंटिंग प्रेस। यहां पे देखिए, बिफोर दिस, इन सब के पहले, बुक्स वर कॉपीड बाय हैंड विच वॉज स्लो एंड कॉस्टली। आप इतना ही लिखिए तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीपर एंड नॉलेज स्प्रेड वाइडली। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप उसको जस्ट उठाइए बिफोर दिस से लेकर और यहां पर वाइडली तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कॉस्टली तक लिखा है, हमने परफेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन आपको 2 नंबर लेने हैं ना, आपको ट्रिक जानना है तो इसी अनुसार लिखिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे में क्या कहा है कि हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अगर आप देखें तो यहीं तो पूछा है, द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीपर एंड नॉलेज स्प्रेड वाइडली। इसका मतलब ये है कि आप यहां तक आंसर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहीं से दूसरा है, तो आप एक काम करिए कि यहीं तक लिखिए। इसका मतलब यहां से आप सेकेंड का आंसर लिखेंगे, द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीपर एंड नॉलेज स्प्रेड वाइडली। अब आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो एक लाइन इसको और भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के विषय में ही पूछा है। यहां तक आ जाइए। उसके बाद थर्ड में क्या पूछा है, प्रिंटिंग एडवांस्ड इन मॉडर्न टाइम्स हाउ हैज, मतलब कैसे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, प्रिंटिंग हैज एडवांस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी मेकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है कहीं पहुंचना, पहुंच उसकी विद इन सेकेंड्स। देख रहे हैं क्वेश्चन में ही अगर आप देखें तो जो जो वर्ड है उन वर्ड को आंसर में ढूंढिए, आपको आंसर मिल जाएगा। द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ टर्निंग पॉइंट, यहां से लेकर बिफोर दिस द बुक वर कॉपीड बाय हैंड विच स्लो एंड कॉस्टली। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग प्रेस चेंज द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स चीपर एंड नॉलेज। सब वर्ड्स मिल रहे हैं ना। प्रिंटिंग एडवांस इन मॉडर्न टाइम, प्रिंटिंग हैज एडवांस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी मेकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल विद द सेकेंड्स। इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के आंसर मिल गए, आप लिख दीजिए, आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे पूछा था रिचेबल और यहां पे देखिए क्या लिखा है एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ इसमें भी एक ट्रिक है, इसमें भी एक ट्रिक है, बताएं। वो ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है लास्ट में एबल, ABLE, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी ABLE, मतलब लास्ट में BLE आएगा। जैसे इसीलिए यहाँ पे एक्सेसिबल हुआ। एक्सेसिबल का मतलब होता है कहीं पहुंचना, रिचेबल का भी मतलब होता है कहीं पहुंचना, कितनी पहुंच है। और दूसरा कहीं पर भी अगर लास्ट में TION पूछा होता तो इसमें भी आंसर वही TION वाला ही होता, मतलब नाउन का आंसर आपको नाउन देना पड़ेगा, वर्ब का आंसर वर्ब देना पड़ेगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव देना पड़ेगा, एडवर्ब का एडवर्ब देना पड़ेगा। इस तरीके से तो ये भी एक ट्रिक ही है, आप इसको भी जानते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है देखिए आप कितनी आसानी से आंसर को लिख पा रहे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा, यहीं से एक चीज और रखिएगा कि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग प्रेस के विषय में पूछा गया है। ये इसलिए क्योंकि अगर हमसे ऐसे में कोई टेक्नोलॉजी कोई कंप्यूटर इस तरीके से कुछ पूछा तो हमको ये भी लिखने में मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगर दिया होगा तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको कहेगा या तो आप एक लेटर लिखिए, या तो आप एक लेटर लिखिए, या तो आप एक क्या लिखिए एप्लीकेशन लिखिए। या तो आप एक लेटर लिखिए या तो एक एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को दोनों का आंसर बताऊंगा। किसका आंसर, दोनों का आंसर बताऊं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी। आप अपने दोस्त को, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज हो, इसलिए हिज या हर लिखा है, जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप अपने भाई के मैरिज पार्टी में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप एक लेटर लिखें। तो यहाँ पर देखिए लेटर लिखने से पहले आप उस सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपको भेजना है।
तो आप सेंडर एड्रेस में सबसे पहले मकान नंबर लिखेंगे, जैसे 14, आप कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए आप लिख दिए 52, सिविल लाइन्स की जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए, है ना, एक नाम लिख दीजिए। उसके बाद ये कहाँ पर है, बरेली में है, बरेली का है तो ठीक है, प्रयागराज का है तो प्रयागराज लिख दीजिए। फिर उसके बाद पिन कोड लिख दीजिए 231210 या 231308, जो भी है आप लिखिए, फिर वो डेट लिख दीजिए। अभी डेट कहाँ का लिखेंगे, डेट आपके ऊपर है, आप कुछ भी डेट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी डेट लिख दीजिए, है ना, कुछ भी डेट लिख दीजिए। फिर आप लिखिए डियर राहुल, ये डियर बस लिख के खाली हो सकते हैं, डियर या डियर राहुल, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आई होप यू, मुझे आशा है कि यू आर डूइंग वेल एंड आप अच्छे होंगे और योर स्टडीज आर गोइंग ऑन स्मूथली, और तुम्हारा जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि इनवाइट यू टू अ वेरी हैप्पी ओकेजन इन आवर फैमिली, हमारे फैमिली में एक बहुत ही खुशी का त्यौहार आया है, समझिए खुशी का पर्व आया है, जो इसलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। फिर क्या ओकेजन है, कौन सा हैप्पी ओकेजन है, उसके विषय में बताइए। क्या बताएंगे कि माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरे जो भाई है उन शादी होने जा रही है ऑन 5 जून 2025। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आपने यहाँ पे क्या लिखा है 22 मई लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 जून, क्यों, क्योंकि शादी वाले डेट से पहले ही भेजेंगे आप लेटर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का। पता लगा आप वहीं 22 में वहां भी लिखे हैं, 22 मई आप जल्दी में यहीं भी लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी में से गलतियां होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शादी बाद में होगा ना, पहले आप लेटर भेजेंगे, इसलिए इसके डेट के पहले ही भेज दीजिए। द मैरिज सेरेमनी विल बी हेल्ड एट आवर होम, जो मैरिज सेरेमनी है वो हमारे घर से ही होगा, और घर का एड्रेस क्या है 14 सिविल लाइन्स बरेली, ठीक है। द रिसेप्शन पार्टी इज ऑन 6 जून 2025 को होगा, रिसेप्शन भी होगा, रिसेप्शन पार्टी भी होगा 2025 में 6 जून को एट सिटी पैलेस, और वो कहाँ होगा सिटी पैलेस, वो भी कहाँ भी है बरेली में, फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स, 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सिचुएशन को लिखिए। अब उसके बाद आप उससे रिक्वेस्ट करिए थोड़ा सा, क्या योर प्रेजेंस विल मेक द ओकेजन मोर जॉयफुल, मतलब तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा जॉयफुल, ज़्यादा खुशी का आनंद फील होगा मुझे, फॉर अस हमारे लिए। प्लीज़ ज्वाइन अस, कृपया मुझे ज्वाइन करो, विथ योर फैमिली एंड ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल, अपने परिवार के साथ आओ और जो नए नए कपल बन रहे हैं उनको आशीर्वाद देने की कृपा करें। आगे लिखा है कि वेटिंग इगरली, बड़ी ही उत्साहपूर्वक से हम इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, तुम्हारे पॉजिटिव रिप्लाई के लिए। उसके बाद योर लविंगली अमित, यहाँ पर आप क्या करेंगे अपना नाम लिखेंगे, योर लविंगली लिख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक लेटर लिखते हैं। लेटर में 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप वो पार्ट लिखिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके घर में शादी पार्टी हो रही, शादी होने जा रही है, तो आप उसके विषय में लिखिए, हाँ हमारे घर में जो है शादी होने जा रही है। लेकिन जिसको आप लेटर लिख रहे हैं पहले उसका हालचाल लीजिए, उसके हालचाल में आप पहले उससे हालचाल लीजिए कि हाँ भाई कैसे हैं आप, ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। उसके बाद बताइए कि हमारे घर में शादी पड़ी है। दूसरा लाइन उसका कारण भी बताइए कि हमारे शादी में, हमारे घर की जो शादी है वो इतने तारीख को होगा, यहाँ से होगा, घर से होगा, पैलेस से होगा, रिसेप्शन कब से होगा, तो आपने दूसरी लाइन में वो लिख दिया। फिर तीसरे में आपने लिखा कि आप जो है कि आपको आना है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, किसी को कहते हैं कि हमारी शादी में आपको आना है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि हमारी शादी जो है इतनी तारीख को पड़ गई है। फिर बताएंगे कि जब उनसे पूछेंगे अगला व्यक्ति कि कहाँ से होगा शादी, लॉन से होगा कि घर से होगा, तो आप बताएंगे नहीं लॉन से है, इतने तारीख को है, इतने बजे से आपको पहुँचाना है, तो लेकिन आपको घर पे आना है। इसी तरीके से आप अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, उम्मीद है कि आप आएंगे, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। तो वही बात को मैंने कॉपी पेस्ट करवा दिया, बस इतनी से करना है, ठीक है। अब आपको या तो एक लेटर लिखना था तो आपने लेटर लिख लिया, या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है, या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ध्यान रखना ये एप्लीकेशन या ये लेटर दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। लेकिन मेरा काम है दोनों बताना, इसलिए मैं दोनों आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जब दे तो आप देखिए यहीं से आपका आंसर भी स्टार्ट हो जाता है। लिखा है टू तो हमने लिखा टू, ठीक है। फिर क्या लिखा है द प्रिंसिपल, तो हमने लिखा द प्रिंसिपल। उसके बाद जैसे ही आप टू द प्रिंसिपल, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो जिस भी स्कूल में है आप उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, फिर वो कौन सी सिटी में है वो लिख दीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन जब लिखते समय आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
आप देख रहे हैं सभी लेटर बिल्कुल सीधे से स्टार्ट हैं, इसलिए आप चाहें तो एक बॉक्स भी बना सकते हैं। बॉक्स बनाएंगे तो आपका आंसर का ये जो लाइन है ये इधर उधर नहीं हो सकता, उधर चाहे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आप अच्छे से बना लेंगे, बनाने का मन है तो। उसके बाद वो डेट लिखेंगे, डेट क्या है जो आप लिख रहे होंगे जब भी। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज नॉट फंक्शनिंग, मतलब आपका लाइब्रेरी जो काम नहीं कर रहा है उसके विषय में आप लिखेंगे कि भाई उसको एक्टिव कराइए। तो प्रिंसिपल को आपको ये लेटर लिखना है, तो यहीं से लिखिए रिक्वेस्ट टू मेक द स्कूल लाइब्रेरी एक्टिव, या यहां से लेकर लाइब्रेरी एक्टिव तक लिख दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट टू मेक आवर लाइब्रेरी एक्टिव या आवर स्कूल लाइब्रेरी एक्टिव, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां तक तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन में ही दिया था नहीं दिया था। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब यहां से रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विथ ड्यू। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सबसे पहले क्या करना है, आप यही मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि एप्लीकेशन लिखते समय सबसे पहले आप उस पॉइंट को लिखिए कि आप जो प्रिंसिपल को बताना चाह रहे हैं। आप प्रिंसिपल को ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है आपको ये बताना है कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर बताएंगे कि क्यों काम नहीं कर रहा है, फिर बताएंगे इसका कारण क्या है, और उसके बाद लास्ट में बताएंगे हाँ हाँ हमारे लिए एक व्यवस्था कर दिया जाए और उससे उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे ना। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवर स्कूल लाइब्रेरी, हमारे स्कूल का जो लाइब्रेरी है, विच वॉज वंस अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, साधन है, स्रोत है। इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से काम नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं वही चीज मैं लिख रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। द लाइब्रेरी इज मोस्टली लॉक, लाइब्रेरी जो होता है हमेशा लॉक ही रहता है। एंड वी आर नॉट अलाउड टू रीड बुक्स और इश्यू देम, और हम अपने बुक को भी वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो आपने पहले में देखा वही चीज लिखा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था। अब क्या करेंगे, अब इसके निवारण के लिए बात करेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अ गुड लाइब्रेरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अच्छी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन मेकिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाने में, बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड इम्प्रूविंग दियर रीडिंग हैबिट्स, और उनके रीडिंग हैबिट्स को भी बढ़ाता है। इट हेल्प्स, वो हमारी मदद करता है, लाइब्रेरी जो है वो मदद करता है, अस हमारी मदद करता है, इन आवर स्टडीज, हमारे पढ़ाई में, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में। अब उसके बाद बताएंगे या मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक आवर लाइब्रेरी एक्टिव बाय प्रोवाइडिंग अ लाइब्रेरियन, इसलिए लाइब्रेरियन से कहकर हमारा रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए कि लाइब्रेरियन से कहकर उस लाइब्रेरी को एक्टिव कराया जाए। अपडेटिंग बुक्स, लाइब्रेरियन में अब बुक्स को अपडेट कराया जाए। एंड गिविंग अस रेगुलर एक्सेस टू इट, और हमें रेगुलर एक्सेस करने के लिए परमिशन भी दिया जाए। आई होप यू विल लुक इन टू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद एक बहुत ही कठोर और अनिवार्य कदम उठाएंगे जरूरतमंद। थैंकिंग यू लिखने के बाद ये पार्ट आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपने लिखा हुआ योर ओबीडियंटली, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आ नहीं रहा था इसलिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली, फिर अपना नेम लिखिए जो भी आपका मोहन रमेश दिनेश सुरेश नाम है, फिर आप क्लास 10 लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये चीज आपको वहां पे लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेगा राइट अ रिपोर्ट, एक आपको रिपोर्ट लिखने के लिए मिलेगा, और एक लिखने को मिलेगा आर्टिकल, है ना। अच्छा एक चीज समझिए, ये दोनों ऐसा समझिए कि दोनों जो है ऐसे ही है, क्या है, ऐसे है, निबंध है, ऐसा समझिए। जब भी आपको रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाए तो आप समझिए ऐसे ही लिखना है।
लेकिन उसका लिखने का थोड़ा सा मैनर चेंज होता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, पहले क्वेश्चन मैं दोनों कराऊंगा, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसको सुनिए। कहा जा रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द दीपावली सेलिब्रेशन इन योर विलेज सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स लिखना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कल हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया था, फर्स्ट सेट में भी आया था योर फेवरेट फेस्टिवल पे, तो मैंने कहा था कि आप फेवरेट फेस्टिवल पे दीपावली को ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि रीजन ये है कि दीपावली ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, होली नहीं पूछा जाता है, दीपावली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आपको मैंने दीपावली पर ही बताया था, और मेरा फेवरेट फेस्टिवल भी है दीपावली, इसलिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको लिखना क्या है, अपने से कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है ये भी क्वेश्चन में आपको हेडिंग दिया जाएगा, आप हिंट्स आपको मिलेगा। सबसे पहले प्रिपरेशन किस तरीके से किया गया, क्या क्या हुआ, फिर प्रेयर के विषय में लिखिए, फिर लाइटिंग क्या क्या की गई, कैसे, फिर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, और क्रैकर्स किस तरीके से पटाखे जो है फोड़े गए, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अगर हेडिंग में कहीं कंक्लूजन दिया है तो ठीक है, कहीं कंक्लूजन नहीं दिया है तो आप अपने से कंक्लूजन बनाकर लिख दीजिए। चलिए, इन्हीं सब बेसिस पे हम लोग चीज़ों को लिखेंगे। बस एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा कि हम लोग हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हेडिंग बनाकर नहीं लिखना है, क्योंकि हम लिख रहे हैं एक रिपोर्ट। क्या लिख रहे हैं? एक रिपोर्ट लिख। तो सबसे पहले आप इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं, रिपोर्ट ऑन दीपावली सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके से छोटा छोटा दीप बनाकर सजा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इससे नंबर नहीं कटते हैं, अगर आपका कॉपी सजा हुआ है और अच्छे से दिखाई दे रहा है तो उसके मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाता है। अगर देखिए, दीपावली वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर विलेज, हमारे गांव में दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है विथ ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म, बहुत ही उत्साह के साथ, बिल्कुल खुशमय आनंद के साथ जो है दीपावली हमारे गांव में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल स्टार्टेड द प्रिपरेशन, पीपल स्टार्टेड द प्रिपरेशन, जो लोग हैं, अब देखिए मैं अभी प्रिपरेशन के विषय में बता रहा हूँ कि लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं अ वीक इन एडवांस, एक सप्ताह पहले से ही, है ना, हमारे यहाँ तो एक महीने पहले से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। हाउसेस वर क्लीन्ड, जो जितने भी घर होते हैं सभी घरों को साफ किया जाता है। एंड मार्केट्स वर डेकोरेटेड विथ लाइट्स एंड कलरफुल आइटम, और जितने भी मार्केट होते हैं, सभी मार्केट जो होते हैं वो कलरफुल आइटम से, कलरफुल लाइट से घिरे हुए होते हैं। ऑन द डे ऑफ दीपावली, दीपावली के दिन वी आल टूक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह सुबह बहुत ही जल्दी नहा लेते हैं। एंड ऑफर्ड प्रेयर, उसके बाद प्रेयर करते हैं किसी लॉर्ड लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की हम लोग फिर पूजा करते हैं। फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, खुशी के लिए, आनंद के लिए हम लोग, और सुखी होने के लिए भगवान जो है गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, आवर हाउसेस वर lit with the diyas, कैंडल्स एंड ब्यूटीफुल लाइटिंग, रंगोलीज। फिर उसके बाद जब शाम होता है तो शाम को हम लोग रंगोली बनाते हैं, हम लोग छतों के चारों तरफ, अपने घरों के चारों तरफ कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, और मिठाइयाँ जो हैं भगवान को चढ़ाया जाता है। वी विजिटेड आवर नेबर, हम लोग अपने पड़ोसी घर जाते हैं, एंड रिलेटिव के भी, रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, स्वीट्स, मिठाइयाँ जो हैं वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग चिल्ड्रेन एंड गेस्ट, और जितने भी मिठाइयाँ होती हैं, जो भी मिठाइयाँ चढ़ाई गई होती हैं प्रसाद के रूप में भी और ऐसे भी, हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट से, बच्चों में, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। चिल्ड्रेन एंजॉयड बस्टिंग क्रैकर्स, अब लास्ट में क्रैकर्स लिखा है, तो चिल्ड्रेन जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं क्रैकर्स को, मतलब पटाखे फोड़ते हैं। इन द ओपन ग्राउंड, खुले ग्राउंड में। द होल एटमॉस्फेयर वॉज फुलफिल्ड विद द हैप्पीनेस, पूरा वातावरण हैप्पीनेस से भर जाता है ना, शांति से भर जाता है, और यूनिटी, और आपको वहाँ पर चारों तरफ यूनिटी दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपके घर में जिस तरीके से पूजाएं होती हो, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप दीपावली की सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, आपके यहाँ 10 दिन से स्टार्ट हो रहा है कि 1 महीने से सफाई स्टार्ट हो जा रही है, पूरे घर को साफ किया जाता है। जिस तरीके से आप चीज़ें आप दीपावली पे एक्टिवेट करते हैं, उसी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। अब आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के विषय में आपको एक आर्टिकल लिखना है, और वो भी 80 से 100 वर्ड। देखिए, जब आपको 80 से 100 वर्ड कहा जाए तो आप ये समझिएगा
कि 80 से 100 वर्ड का मतलब होता है 80 से ज़्यादा हो 100 से कम हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन की हिंट्स हैं क्या क्या, पहले आप इसके विषय में इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिटनेस ऑफ बॉडी पर कुछ लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद टेंशन फ्री के विषय में लिखेंगे, फिर उसके बाद हैप्पी ऑल डे लॉन्ग के विषय में लिखेंगे, फिर बेटर जो है कंसंट्रेशन के विषय में लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन जो है निकाल देंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके एक एक लाइन को समझते हैं और जो रेगुलर एक्सरसाइज है इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या घाटे होते हैं, कौन कौन से हिंट्स जो दिए गए उनके अनुसार हम लोग पूरा लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही खुशी से आपकी लाइफ बीतती है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, और ये हमारे लाइफ के डेली रूटीन होना चाहिए, है हमारे लाइफ में एक डेली रूटीन होना चाहिए। हाँ, डेली रूटीन जो भी है उसमें उसका एक पार्ट एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग। सबसे पहले एक्सरसाइज जो होता है हमारे बॉडी को फिट रखता है, वो स्ट्रांग रखता है। इट इम्प्रूव्स आवर फिजिकल हेल्थ, और ये हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेनी डिसीज, और बहुत सारे रोगों से ये हमसे दूर रखता है। सेकेंडली दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड टेंशन फ्री। एक्सरसाइज जो होता है वो हमारे माइंड को टेंशन फ्री रखता है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस को दूर करता है। एंड मेक्स अस फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश, और ये हमें कैसा फील कराता है, रिलैक्स्ड फील कराता है, फ्रेश फील कराता है। थर्डली रेगुलर एक्सरसाइज मेक अस हैप्पी ऑल द डे लॉन्ग, और जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो पूरे दिन भर हमें क्या फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं। एंड कीप अस एक्टिव थ्रू आउट द डे, पूरे दिन ये हमें एनर्जी देते हैं और हमें एक्टिव रखते हैं पूरे दिन। मोर एवर जो भी है जितने आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। एक्सरसाइज जो होता है वो हमारे कंसंट्रेशन को मजबूत करता है, हमारे मेमोरी को मजबूत करता है। इट हेल्प्स अस टू फोकस बेटर इन आवर स्टडीज़, और ये हमारे स्टडीज़ के लिए हेल्प करता है, फोकस करने पर हेल्प करता है। एंड वर्क काम करने के लिए भी। इन कंक्लूजन लास्ट में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज इज द की टू हेल्दी बॉडी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करके आप एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। एंड अ पीसफुल माइंड, और एक पीसफुल माइंड, बिल्कुल शांति भरा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो दिमाग होगा सुचारू रूप से काम करेगा, एंजाइटी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली एंड स्टे हेल्दी। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड स्टे हेल्दी, और हेल्दी रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, एंड सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। आगे बढ़ेंगे, ग्रामर वाले पोर्शन पे आते हैं। ग्रामर में देखिए आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों को ध्यान देंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब सैड दे रखा हो तब आपको चेंज नहीं करना है, सैड को सैड ही लिखना है। लेकिन यदि कभी भी सैड के साथ टू लगा हो तब सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है। दूसरी बात ये कि जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आया हो इसको हम लोग चेंज कर देंगे दैट में। ठीक है, किसमें चेंज कर देंगे, दैट में। और यदि आपके सामने इज आया है, एम आया है और आर आया है, इसको चेंज कर देंगे वॉज और वर में, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे ना। और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा जो है, ऐसे नहीं, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर कोई होगा तो वो चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हमको बस यही काम करना है। चलिए देखिए बहुत ही ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है राम सैड। क्या यहाँ पे सैड टू लिखा है, तो कहेंगे नहीं लिखा है, सिर्फ सैड लिखा है, इसलिए हम उसको सिर्फ सैड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे राम सैड लिखा था तो हमने क्या लिखा, राम सैड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हमको चेंज करना है दैट में, हमने दैट में चेंज कर दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम है
तो इसमें चेंज कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, राम के अकॉर्डिंग ही हो गया। क्या हो गया, ही में चेंज कर दिए। उसके बाद एम, हमने कहा इज एम आर आएगा तो वॉज वर में चेंज कर दीजिए। आप बताइए ही के साथ क्या लगेगा, वॉज ही तो लगेगा, इसलिए वॉज हो गया। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड है नाउ, नाउ चेंज हो जाता है देन में। जितने भी नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो दूर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें कितने आसानी से हमने इस नरेशन को चेंज कर लिया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। ठीक ठीक है। अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस चेंज करना और भी आसान होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमेशा चेंज कर देते हैं वॉच या वर में, जैसा आपसे सब्जेक्ट कहे। तो यहाँ पे द गेट सिंगुलर है, इसलिए हम लोग वॉज को लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉज लिखा। ओपेंड सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो थर्ड फॉर्म में हमने चेंज किया। अपने से बाई लगाएंगे और जो लास्ट में लिखा था द पे उसको उठाकर सबसे लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैसिव में चेंज करने का रूल। अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब के रूप, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए यहाँ पर और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होता है वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे वॉज वर्ब आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग होता है। फिर मेन वर्ब की जो भी मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर अपने से बाई लगाएंगे और उसके बाद ये सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे। बस आपका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। यही एक छोटा सा रूल होता है, इसके अलावा कोई और रूल नहीं होता है। हमने पढ़ाया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये नरेशन 2 घंटे के अंदर, और 2 घंटे में अगर आप वो 2 घंटे की क्लास कर लेते हैं तो आपका पूरा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कहा गया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो एच लिखा है ये कैपिटल है। ठीक है, तो ही हो गया। लॉस्ट लैंड्स में कोई चेंज नहीं करना है। अब यह ध्यान रखना है कि ही लॉस्ट लैंड्स, जहाँ पर वो लैंड्स को मतलब अपने ज़मीन को खो दिया, मनी को खो दिया था, जब दो चीज़ों की अलग अलग बात हो रही है, लेकिन ये दोनों ही उसने खो दी है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। ही लॉस्ट लैंड्स कॉमा मनी कॉमा, और क्या उसने खो दिया, रिपुटेशन, तो यहाँ पर भी कॉमा लगाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें उसने खोई हैं तो आप सबके पहले कॉमा लगाएंगे, तो लॉस्ट के पहले, मनी के पहले लगा दिया, रेपुटेशन भी खो दिया। एंड है तो एंड, अब एंड आ गया तो कॉमा नहीं लगाना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाना है, बस सिंपल सा, अब कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा ट्रांसलेशन। क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। यहाँ पर आपको कुछ समझना है कि ये प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, देखिए प्रयागराज एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय आप सबसे पहले क्या दिया है, प्रयागराज, इसको लिखिए। तो हमने लिखा प्रयागराज। अब हम लोगों को किसी भी सेंटेंस में जब हम पहले ही लिख देते हैं, पहले लिखने के बाद हमेशा लास्ट से चलते हैं और लास्ट से जो वर्ब दे रखे होते हैं उस वर्ब को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या है, तो है के अकॉर्डिंग इज लगा दिए, क्योंकि प्रयागराज सिंगुलर है इसलिए है। फिर आगे बढ़ेंगे, नगर है, क्या है, नगर, लेकिन नगर कैसा है, धार्मिक है। धार्मिक कैसा है, प्रसिद्ध नगर भी है, और वही नगर क्या है, एक भी है। इसका मतलब इन सबको एक साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाउन की विशेषता सब बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले और एक को लिखेंगे तो अ, प्रसिद्ध को लिखेंगे फेमस, धार्मिक का मतलब रिलीजियस, और नगर का मतलब सिटी। अब कुछ इसमें से नहीं बचा, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। देखा कितनी आसानी से ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन की एक अलग से क्लास मैं जो चला रहा हूँ, 2 क्लासेस हो रही हैं। एक क्लास है बेसिक टू एडवांस है, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, ईजेएमआर का यूज नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, टेंशन नहीं आता है, तो बेसिक टू एडवांस वाले को देखिए। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर मैंने जो है जल्दी जल्दी में और बड़े बड़े ट्रांसलेशन जिस तरीके से ट्रांसलेशन में आते हैं, और बहुत ही अच्छे से क्लास 9-10 के लेवल का मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ट्रांसलेशन वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हाल ही में
यहाँ हाल ही में ये कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसको आप अलग, ये कैसे मुझे पता चला, ये आपको भी पता चल जाएगा अगर वो क्लास लेंगे तो। यहाँ हाल ही में ये कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इस तो उसको हम लोग अंडरलाइन करके अभी छोड़ लेते हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, तो अब देखिए किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी किया गया था ऐसा आएगा, तो ये याद रखिए ये पैसिव होता है। क्या होता है? ये पैसिव होता है, एक्टिव सेंटेंस नहीं है, है ना। महाकुंभ अपने से थोड़ी आयोजन करता है, महाकुंभ का आयोजन किया गया था, किसी और ने वो काम किया था, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पैसिव में होगा, और इसके साथ किया गया था जब आएगा तो इसके साथ वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए महाकुंभ मेला, महाकुंभ फेयर लिखा, एक ही मेला हो रहा है इसलिए हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया। अब महाकुंभ फेयर, फिर किया गया था वॉज, आयोजन किया गया था, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन इसलिए ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। कहाँ किया गया था? यहाँ, हियर, रिसेंटली, हाल ही में। यहाँ हियर का मतलब क्या होता है? HERE, हियर का मतलब यहाँ, और हाल ही में का मतलब होता है RECENTLY, रिसेंटली होता है हाल ही में, इसलिए हमने क्या लिख दिया, हियर रिसेंटली। आप ये जो हियर रिसेंटली है, आप इसको सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते थे, हियर रिसेंटली अ महाकुंभ फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इतना भी आप कर सकते थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इस मेले में, क्या लिखा हुआ है? इस मेले में, तो ये भी सेंटेंस में अलग है, सब्जेक्ट हमारा तो है नहीं ना, सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्या है? देश विदेश से, ठीक है, ये भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या? आए थे, कौन आए थे? लोग, लोग आए थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? लोग। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा? पीपल। आए थे, जब भी आते इथे होता है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? केम। लोग आए थे, क्या आए थे? लोग आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, से विदेश देश, कहाँ? तो फ्रॉम से हो गया, देश विदेश के लिखिए, लिखेंगे द कंट्री एंड अब्रॉड, द कंट्री एंड अब्रॉड मतलब होता है देश विदेश, तो फ्रॉम का मतलब से होगा। अब क्या बचा? इस मेले में, मतलब इन दिस फेयर, इस मेले में के लिए इन, इस के लिए दिस, और फेयर के लिए, मेला के लिए फेयर। देख रहे हैं कितनी आसानी से ट्रांसलेट बन रहा है। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप उस तरीके से इसको फॉलो किया करिए। यह मेला लगभग 3 महीने तक चला। अच्छा, अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? यह मेला, तो पहले इसको लिखेंगे, यह मतलब दिस, मेला मतलब फेयर, तो दिस फेयर, ठीक है, तक चला, है ना। तक चला मतलब लास्ट हुआ, लास्ट मतलब लास्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लास्टेड। यह मेला चला, चला का मतलब लास्ट हुआ, समाप्त हुआ, लास्टेड क्या है ना, क्या है? लगभग 3 महीने तक, तक के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर अबाउट 3 मंथ, लगभग 3 महीने के लिए चला। यहाँ पर तक है, लेकिन यहाँ पर आप स्टिल का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर, मतलब ये मेला जो 3 महीने के लिए चला था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे और अब स्टार्ट करेंगे लिटरेचर को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन ए दिया गया है, एक क्वेश्चन बी दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ए दिया गया है, इसमें भी अगर आप देखिए तो क्वेश्चन ए में अगर आप देखिए तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा, एक क्वेश्चन यहाँ, लेकिन बीच में दिखाई देगा और। इसका मतलब 5th ए में आपको या तो इसका आंसर देना है या तो इसका आंसर देना है, दोनों का आंसर नहीं देना है। इसी तरीके से जब 5th बी में जाएंगे तो या तो इसका आंसर देना है या तो इसका आंसर देना है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, दोनों का आंसर नहीं देना है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, हम आपको दोनों का आंसर बताएंगे, सबका आंसर बताएंगे, आंसर किसी का भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन सर बता रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आप देखते चले जाइए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। रीज़न ये होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमारा अभी जो मोटिवेशन होता है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से ही बढ़ता है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ,
ठीक है। 2024, 2025, 2026 का भी मैं करा रहा हूँ। मैथ में मैंने आपका 2023 से 2022 से कराया, 2022, 23 और फिर उसके बाद 24 और 25, 26 भी हो गया है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट हो गया, गृह विज्ञान भी स्टार्ट हो गया है, हिंदी भी स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ स्टार्ट हो गया, सब कुछ चैनल पे पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्लास में ज़्यादा ये सब फालतू की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये आप थोड़ा सा सुन लिया करिए इस बात को। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। सभी आंसर को आप 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले लिखा हुआ है व्हेन, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो का लेटर कब रिसीव हुआ और व्हाई डिड द बिकम एंग्री, और वो एंग्री क्यों हो गया, वो गुस्से में क्यों हो गया। लेंचो रिसीव्ड द लेटर द फॉलोइंग संडे। संडे को उसने जो है लेटर रिसीव किया, संडे को उसके पास लेटर आया। ठीक है, ही बिकेम एंग्री, वो देखते ही लेटर देखते ही गुस्सा हो गया, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, उसको सिर्फ 70 पेसोज ही मिले थे इंस्टीड ऑफ द 100 पेसोज, जबकि उसने 100 पेसोज मंगाए थे। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर, उसने भगवान से कहा था कि मुझे 100 पेसोज दीजिए, लेकिन उसमें सिर्फ 70 पेसोज आए थे और इसको देखकर लेंचो एंग्री हो गया। ही थॉट, उसने सोचा दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेसोज, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उसने जो 30 पेसोज बचे हुए हैं वो उन्होंने चुरा लिए हैं। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अब आप तो या तो इसका आंसर आप दे दिए तो ठीक है, तो आप सीधे बी में जाइए, नहीं तो आप इसका आंसर दीजिए। व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन से आइडल्स थे दो जो मंडेला को फ्यूचर साउथ अफ्रीका के लिए सेट करते थे। देखिए, मंडेला ड्रीम्स, मंडेला का जो सपना था ऑफ और डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक था, एंड फ्री साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए था। वेयर ऑल पीपल, जहां पर सभी लोग लिव टुगेदर, साथ रह सके, इन पीस एंड हार्मनी, बहुत ही शांति के साथ, उदारता के साथ, लोग वहां पे बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ सभी लोग साथ साथ रह सके। ही वॉन्ट्स, वो चाहते थे कि अ नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, वो चाहते थे कि वो जो उनका नेशन, जो उनका राष्ट्र साउथ अफ्रीका है, वो बिल्कुल गरीबी से दूर हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो, एंड ऑपरेशन ना हो, किसी को किसी के प्रति कोई दबाव ना हो, ग्लानि ना हो, है ना। वेयर एवरीवन एंजॉय इक्वल राइट्स, जहां पर सभी लोग इक्वल राइट्स के लिए क्या करें, को लेकर एंजॉय करें, डिग्निटी एंड फ्रीडम, सभी को आज़ादी मिले। तो वहां पर आपको पता है था पूरी कहानी अपार्थिड से लेकर है। अपार्थिड मतलब होता है भेदभाव, रंग भेदभाव से ही सारी समस्याएं उपज हुई थी और उसी से पूरी कहानी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। ये फिफ्थ का ही बी है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बी का, हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को किस तरीके से मनाया, बताया कि जो डेथ है उसे नकारा नहीं जा सकता, मृत्यु को नकारा नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध आस्क्ड किसा गौतमी, गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी से कहा टू ब्रिंग अ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस, आप जाइए घर घर से, किसी भी घर से आप एक बीज मस्टर्ड मतलब सरसों का बीज लेके आइए। वेयर, जहां पर नो वन हैड एवर डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, उसने एक भी घर ऐसा नहीं पाया, बिकॉज डेथ हैड विजिटेड एवरी फैमिली, क्योंकि डेथ सभी के घरों में हो चुकी थी। दस सी रियलाइज्ड, इसलिए उसे रियलाइज हुआ कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो है सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है तो इतना ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आगे है हाउ इज अ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। अ बेकर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और फीस्ट इन गोवा, एक बेकर के लिए सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गोवा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि
ब्रेड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ गोवान सेलिब्रेशन। गोवान सेलिब्रेशन के लिए इसेंशियल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो बेकिंग होता है, बेकर होता है, ब्रेड होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टी में, किसी भी फेस्टिवल में गोवा के लिए, बेकर के लिए। केक्स एंड बॉल आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल ओकेजन। जो केक्स बनाए जाते हैं वो स्पेशल ओकेजन पे बनाए जाते हैं, सच एज मैरिजेस एंड पार्टी, जैसे कि शादियों और पार्टियों में बनाई जाती है। दस इसलिए नो गोवान फेस्ट इज कंप्लीट विदाउट अ बेकर। इसलिए कोई भी गोवा फेस्ट बिना बेक एंड इसके ब्रेड, बिना बेकर के और बिना उसके ब्रेड के कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए ध्यान देना है कि एनी वन लिखा हुआ है। एनी वन का मतलब होता है कोई भी एक लिखना है, या तो आप इसका आंसर दीजिए या तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। ठीक है, और का मतलब ही होता है या तो ये या तो ये। एक एक करके दोनों का आंसर देखते हैं। पहले 6 का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वल्ली को अगर कोई चाइल्ड कहता था तो वो उसे क्यों पसंद नहीं आता था। वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वल्ली को चाइल्ड कहना उसे अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं करती थी, बिकॉज क्योंकि सी कंसीडर्ड हर सेल्फ मेच्योर, वो अपने आप को मेच्योर मानती थी, एंड इंडिपेंडेंट, और अपने आप को आत्मनिर्भर मानती थी। ठीक है, इसलिए उसे कोई बच्चा कहे उसे अच्छा नहीं लगता था। सी वॉज ओनली 8 years ओल्ड, वो सिर्फ 8 साल की थी। बट सी हैड प्लान्ड हर बस जर्नी, लेकिन उसने प्लान किया एक बस जर्नी, बस की यात्रा के लिए, हर ऑन एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर एबिलिटी, और उसने एक प्लान बनाया बस से घूमने का, टहलने का, बस जर्नी का बनाया खुद ही, और फेल्ट प्राउड, और अपने आप पे गर्व करने के लिए, ऑफ हर एबिलिटी टू मेक हर ऑन डिसीजंस, मतलब वो स्वयं से जो डिसीजन ले पाती है, स्वयं से जो डिसीजन ले पाएगी उसी के अनुसार वो अपने आप को प्राउड कराने के लिए वो बस जर्नी का जो है प्लान बनाती है। सी वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड लाइक अ ग्रोन अप, वो चाहती थी कि उसके साथ ट्रीट ऐसा हो कि वो अब बड़ी हो चुकी है। एंड डिड नॉट लाइक पीपल कंसिडरिंग हर अ मेयर चाइल्ड, और जो उसे एक छोटी बच्ची समझते थे ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करती थी। ठीक है, वो अभी वो 8 ही साल की थी और ये दिखाना चाहती थी कि वो मैच्योर हो गई है, इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने आप पे निर्भर है, इसलिए उसने एक बस यात्रा का प्लानिंग बनाती है। आपको अच्छी तरीके से स्टोरी पता होगा। वॉट हैड एनी रिटेन इन हर फर्स्ट एसे, एनी ने पहले एसे में क्या लिखा था। इन हर फर्स्ट एसे, पहले एसे में टाइटल क्या दिया था, अ चैटरबॉक्स। उस एसे का जो टाइटल था वो था चैटरबॉक्स। एनी फ्रैंक रोट अबाउट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, है ना। एनी फ्रैंक ने उसमें लिखा था जो फालतू की बातें, चटर बॉक्स का मतलब चटर चटर करना, चटर चटर जो करता है, मतलब जैसे 2-4 लोग बैठ गए, हम बात पे बात किए पड़े हैं और आप बगल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो चटर चटर करने वाले को चटर बॉक्स कहा जाता है ना। तो उन्होंने पहले ऐसे में अपने यही लिखा था, उन्हीं के विषय में लिखा था जो फालतू की नेसेसिटी, है ना, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब उन्होंने ये लिखा था कि जहां पर बात करने की अनिवार्यता हो वहीं पर आप बात करें। सी आर्ग्यू दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, उन्होंने तर्क दिया कि टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट सी कुड नॉट इजिली गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये लिखा था कि स्टूडेंट्स जो है बात जितना बात करेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स से कुड नॉट इजिली गेट रिड ऑफ हिज हैबिट्स, और बहुत ही आसानी से इस बात को नकारा नहीं जा सकता था, बिकॉज क्योंकि सी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, उनकी माता जी जो थी वो भी बहुत टॉकेटिव थी, बात करने वाली थी। सी प्रॉमिस्ड दैट, उन्होंने प्रॉमिस किया कि सी वुड ट्राई हर बेस्ट टू कीप हर टॉकेटिव नेचर अंडर कंट्रोल, और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि वो बातूनी तो है लेकिन वो अंडर कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा बात करना
बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बात करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए, एक बच्चे के लिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जितना ही बात करेगा, वो उतनी ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है? इसी तरीके से बताती हैं कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, हमने उनसे ये बात सीखा है, लेकिन वो बिल्कुल लिमिट में रहती थी, अंडर कंट्रोल में रहती थी। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको एक 4 लाइन की पोएम लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इन जंगल। या तो आप ये डिस्क्राइब करिए, या तो आप ये डिस्क्राइब करिए कि एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को लिखिए। या तो आप ये कहिए कि राइट 4 लाइन्स ऑफ द एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिया गया हो, और साथ ही साथ डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के लाइन्स को कॉपी नहीं करना है। तो मैंने आपको ट्रिक वहीं भी बता दिया था आपको क्या करना है। ठीक है, मैं दोनों के आंसर को बताता हूँ। जू एंड जंगल, ये इन द जू, यदि कोई टाइगर जू में है तो क्या करेगा, द टाइगर इज केज्ड अ स्मॉल स्पेस, उसके लिए केज जो होगा, गुफा जो होगा, वो जो जेल के समान होगा, छोटी सी जगह होगी। ही मूव्स अराउंड द बार्स, वो जो जेल की पट्टी होगी उसके चारों तरफ घूमेगा, बार्स के चारों तरफ घूमेगा, वो भी किसमें, फ्रस्ट्रेशन के साथ। ही इज वेल फेड, उसे बहुत अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे, बट लेकिन लुक्स टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ होगा, वो ज्यादा खुश नहीं होगा, अनहैप्पी होगा। ही हैज़ नो फ्रीडम, उसके पास फ्रीडम नहीं होगी। एंड हिज स्पिरिट इज ब्रोकन, और उसकी जो स्पिरिट होगी वो ब्रोकन, टूट जाएगी, है ना। इसीलिए जब जंगल की बात होगी तो देखिएगा, इन द जंगल, जंगल में द टाइगर इज द किंग ऑफ हिज रियल, वो अपने मन का मालिक होता है जंगल में टाइगर। ही मूव्स फ्रीली, वो आसानी से, आज़ादी से घूम सकता है, हंट, शिकार कर सकता है, फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए, एंड लिव्स विथ प्राइड एंड डिग्निटी, और वो पूरे गर्व के साथ अपने लाइफ को जी सकता है, गर्व के साथ रह सकता है। ही इज स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड ट्रूली अलाइव, और वो वास्तव में अपने रियल लाइफ को जी रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा, बिल्कुल हैप्पी होगा, टेंशन फ्री होगा, एंजाइटी नहीं होगी उसके पास, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। तो आपकी छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, या तो आप 4 लाइन की पोयम लिखिए। पोयम ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में उस चैप्टर से न आया हो, उस चैप्टर से नहीं, उस पेपर में न आया हो। तो हमने यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो से पोयम उठाया हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो से। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखा, कंप्लीट, बस इतना ही करना था। इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे भैया, बिना कुछ कहे। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, लेकिन ध्यान देना है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलेंगे, एक तो मिला है द ट्रीज का, अमांडा का और द बाल पोएम का। इन तीनों सेंट्रल आइडिया में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को लिखना है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम तीनों को बताएंगे, आपको तीनों को बताएंगे। तो तीनों को देखिए, द ट्रीज पहले लिखा हुआ है, द ट्रीज, द पोएम द ट्रीज एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर फ्रीडम। जो ट्रीज होता है, जो ट्रीज होता है वो आज़ादी के लिए नेचर की इच्छा होती है। द ट्रीज, जो पेड़ होते हैं, द ट्रीज होते हैं विच आर केप्ट इनसाइड अ हाउस, जो घरों के अंदर रखे जाते हैं। स्ट्रगल टू मूव इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की ओर या फॉरेस्ट की ओर चलने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जो घरों में पेड़ होते हैं उनकी बात की जा रही है। द पोएम सिंबॉलिकली प्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम। यहाँ पे जो पोएम है ये सिंबॉलिकली का मतलब होता है, सिंबॉलिकली का मतलब होता है कि आप ये सिंबल दे रहे हैं कि प्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी क्या होता है। यदि किसी को घर में कैद कर दिया जाए, यदि किसी को घर में कैद किया जाए तो वो बाहर जाने के लिए क्या करेगा, छटपटाएगा, जरूर छटपटाएगा बाहर जाने के लिए। तो ऐसे केस में ये उसके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसीलिए जो ट्री जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, वो जंगल की ओर जाने की कोशिश करते हैं। एंड द नेचुरल वर्ड्स डिजायर, और जो वास्तविक में प्राकृतिक दुनिया होती है, डिजायर टू रिटर्न इट्स नेचुरल सराउंडिंग, और जो नेचुरल वर्ड्स के लोग होते हैं वो वास्तव में उसी दुनिया के चारों तरफ जाना चाहते हैं।
कोई भी घर में नहीं रहना चाहता है, कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया घूमना चाहता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ों के चारों तरफ ही जाना चाहती हैं। घरों में रखने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो ये एक सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है द ट्रीज में। दूसरे सेंट्रल आइडिया क्या है? दूसरा अमांडा का सेंट्रल आइडिया है, इसको ध्यान रखिए। द पोएम अमांडा, ये जो पोएम है अमांडा, हाईलाइट्स अ चाइल्ड्स डिजायर फॉर फ्रीडम। एक बच्चे के फ्रीडम की इच्छा, एक बच्चे की इच्छा जो है फ्रीडम के लिए, उसको हाईलाइट किया गया है। एंड इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। अमांडा इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड एंड स्कॉल्डेड बाय हर मदर। अमांडा हमेशा, उसकी माता जी उससे हमेशा अमांडा को डांटती थी, स्ट्रिक्ट रखती थी बिल्कुल। जो जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा ही करना है अमांडा को। इसलिए सी स्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, इसलिए वो अपने इमेजिनेशन में खोई रहती थी। द पोएम सोज, ये पोएम ये दिखाता है कि हाउ एक्सेसिव नेगिंग एंड रेस्ट्रिक्शन कैन मेक अ चाइल्ड अनहैप्पी एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। ये पोएम ये दिखाता है कि एक बच्चे को हमेशा डांटना, नेगेटिव टॉकिंग करना, या हद से ज़्यादा गलत बातों, रिस्ट्रिक्शन करना, हद से ज़्यादा स्कॉल्डेड मतलब डांटना, एक बच्चे को अनहैप्पी कर सकता है, एक बच्चे को लंबे समय से आज़ादी को फील करा सकता है। मतलब लंबे समय से वो आज़ाद नहीं है ना, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है। और थर्ड सेंट्रल आइडिया है द बाल पोएम का। द बाल पोएम डील्स विथ द एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। एक्सपीरियंस ऑफ लॉस का ये डील करता है द बाल पोएम। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और बढ़ने के प्रोसेस को भी दिखाता है। द बॉय लर्न्स, जो लड़के होते हैं वो सीखते हैं क्या? दैट सम थिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मनी, कुछ ऐसे चीज़ें जो पैसे से नहीं रिप्लेस किया जा सकता। थ्रू लूजिंग हिज बाल, इसलिए जब वो अपने बाल को लूज कर देता है, खो देता है, ही लर्न्स टू एक्सेप्ट लॉस, तब जाकर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये लॉस हो गया। बिकम रिस्पॉन्सिबल, और जब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, रिस्पॉन्सिबल होने के बाद ही लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए कह रहा है कि एनी वन, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है ना। 30 से 40 वर्ड्स लिखना है। Why did Mrs. Pumphrey call the narrator a triumph of surgery? Pumphrey जो थी वो नरेटर को ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्यों बुलाती हैं? ध्यान समझिए। मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड द नरेटर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज मिसेस पम्फ्रे नरेटर को ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इसलिए बुलाती हैं क्योंकि ट्रिकी जो उनका डॉग था रिकवर्ड कंप्लीटली अंडर मिस्टर हैरियट्स केयर। तो ये जो नरेटर है उनका नाम है हैरियट्स। तो हैरियट्स के केयर में वो ट्रिकी जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक्चुअली नो सर्जरी वॉज परफॉर्म, वास्तव में कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं किया गया था, वास्तव में कोई सर्जरी हुआ ही नहीं था, और उनको लगता था कि कोई सर्जरी हुआ है, इसीलिए टॉपिक का नाम है सर्जरी, है ना। ट्रिकी वॉज क्योर्ड थ्रू अ स्ट्रिक्ट डाइट, ट्रिकी को बस देखभाल करते हुए एक स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत थी, और उसको एक्सरसाइज की जरूरत थी, एंड कंट्रोल फीडिंग, और खाने पर लगाम लगाने की भी जरूरत थी। बट मिस्टर पम्फ्रे थॉट, लेकिन मिस्टर पम्फ्रे ने सोचा कि इट वॉज अ ग्रेट मेडिकल अचीवमेंट्स, यह एक बहुत ही बड़ा मेडिकल अचीवमेंट्स है, क्योंकि इनका डॉग जो था ट्रिकी जो था खा खा के मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था कि अब कुछ खाने वाला नहीं था, सुस्त पड़ गया था, आलसी हो गया था। तो वो जब इसके पास जाती हैं, हैरियट्स के पास जाती हैं, तो वहाँ पर देखते ही वो पहचान जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सर्जरी करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों के बाद उनको अच्छे से एक्सरसाइज कराया जाता है, कम खाना दिया जाता है, डाइट पे रखा जाता है। तो जब वो वापस आती है तो उनका डॉग सही हो गया होता है, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है, इसलिए वो एक वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बोलती है ना, कहाँ गया ये, अ ग्रेट मेडिकल अचीवमेंट्स, ये बहुत ही बड़ा मेडिकल अचीवमेंट्स था। क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपको अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको इसका आना चाहिए। वाई वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस प्रिजन पर्सन, सॉरी माफ करिएगा, पर्सन एलेबोरेट। आपको ये बताना है कि ग्रिफिन एक कानून न मानने वाला पर्सन था, इसको आप व्याख्या करिए, क्यों, ऐसा क्यों था। तो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस का मतलब होता है जिसके पास नियम कानून का कोई मतलब नहीं था।
क्योंकि ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, उन्होंने अपने ही साइंटिफिक डिस्कवरी का क्या किया, मिसयूज किया। फॉर सेल्फिश पर्पजेस, अपने सेल्फिश पर्पज के लिए उन्होंने जो डिस्कवर किया था उसका उन्होंने मिसयूज किया। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स मतलब मकान मालिक के घर को ही उन्होंने जला दिया। स्टोल क्लोथ्स, और कपड़े चुरा लिए। फूड एंड मनी, फूड भी चुराया उन्होंने, मनी भी चुराया। अटैक्ड पीपल, और लोगों पर उन्होंने हमला भी बोला। एंड रजिस्टेड द पुलिस, ठीक है। ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ, उनके पास लॉ के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, सोसाइटी के लिए नहीं था, अदर पीपल, और ना ही किसी भी पीपल के लिए था। उनके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, चाहे लॉ हो, चाहे लोग हो, चाहे सोसाइटी हो। आगे बढ़ेंगे और सेट का लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरीवन जो लिखा है ये मिसप्रिंट है। कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे जो है सुधार देता हूँ, ठीक है। ये जो एवरीवन लिखा है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर होगा एनीवन। क्या होगा, एनीवन। एनीवन मीन्स कि आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए जाएंगे 10th में, ए और बी दोनों में से कोई एक करना है। तो हमारा काम क्या है, दोनों को हल कराना, दोनों को हल करेंगे। वाई डिड हॉरिस डेनबी फेल इन हिज फाइनल रॉबरी अटेम्प्ट, कि जो हॉरिस डेनबी थे वो अपने फाइनल चोरी में क्यों फेल हो गए। ध्यान से समझिए इस बात को। हॉरिस डेनबी फेल्ड इन हिज फाइनल रॉबरी अटेम्प्ट्स बिकॉज, अरे हॉरिस डेनबी जो थे वो अपने फाइनल चोरी में फेल हो गए क्योंकि ही वॉज डिसीव्ड बाई अ यंग वुमेन, उन्हें एक यंग वुमेन से क्या मिला, धोखा मिला। हु प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जो वो दिखा रही थी वो ऑनर है, उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज की वो ऑनर है। तो इस दिखाव में वो पड़ जाते हैं और इससे वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उन्हें धोखा मिलता है। सी आर्ट हिम, उन्होंने उनसे, सी आर्ट हिम, उसने उनसे पूछा टू ओपन द सेफ, क्या फॉर हर, क्या वो इस सेफ को खोल सकती है उनके लिए। ट्रस्टिंग हर, और उन पर विश्वास करते हुए, होरेक रिमूव्ड हिज ग्लोव्स, होरेक ने अपना ग्लोव जो है वो रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, दस्ताना जो पहने होते हैं। एंड ओपन द सेफ, और उसके बाद उस सेफ को ओपन कर देते हैं। लेटर, बाद में, द वुमेन डिसअपियर्ड, जो वुमेन है वो भाग जाती है, विथ द ज्वेल्स, गहनों को लेकर भाग जाती है। वाइल हॉरिस वॉज अरेस्टेड, और जबकि हॉरिस जो है वो अरेस्टेड हो जाते हैं, बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड डियर, क्योंकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वहां पर मिल जाते हैं, क्योंकि उस औरत के कहने के चक्कर में वो अपने ग्लोव्स निकाल दिए थे, तो तिजोरी पर उनका फिंगरप्रिंट्स पड़ा था। महिला जो है धोखा देकर पूरे गहने लेकर भाग जाती है, तो फिंगरप्रिंट पड़ा था, तो इसके लिए वो पकड़े जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं अपने अंतिम चोरी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड ऑजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स विदाउट यूजिंग फोर्स। हाउ डिड द ऑजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स विदाउट यूजिंग फोर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑजेबल हैं वो मैक्स को बिना किसी फोर्स के ही कैसे छुटकारा पा जाते हैं। कैसे छुटकारा, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। देखिए, ऑजेबल गॉट रीड ऑफ मैक्स थ्रू हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऑजेबल जो थे उन्होंने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज किया, उन्होंने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करते हुए, अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, बुद्धि का यूज करते हुए मैक्स से छुटकारा पा लिया था। ही इन्वेंटेड अ स्टोरी अबाउट अ बालकनी आउटसाइड हिज विंडो। उन्होंने एक स्टोरी बनाया कि उनकी जो बालकनी है उसके बाहर, उसके खिड़की जो है, एंड देन टोल्ड मैक्स, उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्टोरी बनाया अब बालकनी के विषय में कि उनकी जो खिड़की है, उनकी खिड़की के बाहर एक बालकनी है, ठीक है। मैक्स दैट द पुलिस हैड अराइव्ड,
बताते हैं कि मैक्स ध्यान रखना कि पुलिस जल्द ही उस बालकनी से आती होगी। अ, ये उन्होंने ये नहीं कहा बालकनी से आती होगी, उन्होंने कहा कि पुलिस आती ही होगी। फ्राइड ने डरा हुआ मतलब वो डर जाता है मैक्स। मैक्स ट्राई टू एस्केप थ्रू, जो मैक्स होता है वहां से वो बचने की कोशिश करता है। द विंडो, उसे याद आता है वो द विंडो यूजिंग द इमेजिनरी बालकनी, उस विंडो जो उन्होंने बिल्कुल इमेजिनरी बालकनी मतलब उन्होंने जो कहानी गढ़ी थी, ऑजेबल ने कहानी बनाया था, कोई बालकनी उनकनी नहीं था। ऑजेबल ने कहानी बनाया था, क्या बनाया था कि ये जो खिड़की देख रहे हो इसके पीछे एक बालकनी है, ये उन्होंने कहानी में बता दिया था। तो उसके बाद वो कहते हैं पुलिस आती होगी, तो दरवाजे से पुलिस आएगी। तो उसको डर लगता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे से भागेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए उसे याद आता है, तो ये तो बताया था खिड़की के पीछे एक बालकनी है, क्यों ना बालकनी से कूद के भाग दिया जाए। तो यही वो सोचता है, ही फेल डाउन, वो गिर जाता है, बिकॉज देयर वॉज एक्चुअली नो बालकनी, क्योंकि वहां पे कोई भी बालकनी नहीं था। 10 इसलिए ऑजेबल डिफीटेड मैक्स विदाउट यूजिंग फोर्स, इसलिए ऑजेबल जो थे मैक्स को बिना किसी फोर्स के ही क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। दोनों के दोनों क्या थे, स्पाई थे, एजेंट थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सेट नंबर 2 पढ़ा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो आपको मेहनत तो दिख ही रहा होगा कि कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ाना बिना किसी बात के, मैं बीच में किसी भी तरीके का बात नहीं करता हूँ, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत आप लोगों से बात होती है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी बच्चे इस साल 10th में, सबके पास ये वीडियो भेज दीजिए, सबके पास भेज दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, गृह विज्ञान और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर तक के मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ। आप चैनल पर विजिट करिए, आप उसको देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आप सेट नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।